नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आप जो है सभी को इन्फॉर्मेशन तो मिल ही चुकी है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल की मुख्य परीक्षा आयोजित हो चुकी है। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो गए हैं और अब आप वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। और उस तैयारी के हिसाब से आप हमारे क्लासेस के सभी वीडियोज के हमारे जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं दोस्तों, इन प्रैक्टिस सेट्स को आप एक बार सॉल्व कर लीजिए और आपका 100% इससे लाभ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप चैनल के वीडियोज को जरूर देखिए। और हम आज पढ़ रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखपाल मुख्य परीक्षा के साथ ही सभी परीक्षाओं में आने वाले संविधान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप कई बार परीक्षा में देखे होंगे। और इसको बिल्कुल आप देखिए, विस्तृत व्याख्या के साथ आपको ये प्रश्न सॉल्व कराए जा रहे हैं। आइए, स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज का पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से पृथक किया गया, जिसका नाम म्यांमार है दोस्तों। तो वही म्यांमार की बात यहाँ पे हो रही है। तो वही म्यांमार जो है कब अलग हुआ, तो हम लोग सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में ये हुआ था। और बाकी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप देखें कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था दोस्तों, ये भारत शासन अधिनियम, ये वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और ये 35 में चूंकि आया था और इसी 35 में प्रावधान किया गया था कि 37 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा। मतलब आप ये समझें कि इससे पहले बर्मा हमारे जो है भारतीय क्षेत्र में आता था। और उड़ीसा एवं सिंध नाम के दो नए प्रांत बनाए गए। और इस अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। जो है भारतीय संविधान से आने वाले ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए हैं महत्वपूर्ण। तो हम देखते हैं, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, ये निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है हमारे इंडिया में। तो ये हमारे इंडिया में ली गई है दोस्तों कनाडा से। यूनाइटेड स्टेट जो है यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे है दोस्तों। तो क्या यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से, क्या आयरलैंड से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि जो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है, ये संघ वाली व्यवस्था, ये कनाडा से ली गई है। और कनाडा के संविधान में दोस्तों केंद्र जो होते हैं वो राज्यों की तुलना में अधिक मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। और भारत में जो है देखें, अवशिष्ट शक्तियों जो होती हैं, अनुच्छेद 248 पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। और अनुच्छेद 201 के अनुसार ये है कि राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना आदि उपबंध ये जो हैं, ये सब कनाडा के संविधान से लिए गए। ये जानकारी आपको दी जा रही है कि कनाडा से और क्या क्या लिया गया है। तो उसके बारे में आपको बताया गया है कि जो हमारे भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, जो अनुच्छेद 248 है, इसमें विधि बनाने का अधिकार जो संसद को है, ये शक्तियां कनाडा के संविधान से कॉपी की गई हैं। 201 के अनुसार राज्यपाल द्वारा किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित करना या उपबंध भी कनाडा से लिया गया। इसको हमें बिल्कुल याद करना है। संविधान में बिल्कुल आप बारीकियों से अध्ययन इसका आप कर रहे हैं स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे। आप देखें कि हमारे चैनल से बहुत सारे अभी जो एग्जाम हुए, उन एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस भी है। आप देखें कि B.R. अम्बेडकर का जो संविधान में निर्वाचन हुआ था, क्या ये पश्चिम बंगाल से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, या पंजाब से। तो जो इनका हुआ है दोस्तों, B.R. अम्बेडकर जी का निर्वाचन, ये कहाँ से हुआ है। तो ये इनका हुआ है शुरू में तो जो आज बांग्लादेश है दोस्तों, ये बांग्लादेश वाले एरिया से हुआ था। लेकिन इनको बाद में जब वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया जो है विभाजन के बाद में दोस्तों, तब ये सारे चेंजेस आ गए दोस्तों उसमें। तो जो संविधान सभा का जो प्रारंभिक चुनाव है दोस्तों, इस प्रारंभिक चुनाव के बारे में हम देखें तो 1946 में इसका जो है प्रारंभिक चुनाव हुआ था। और डॉक्टर अंबेडकर को जो निर्वाचन हुआ था, अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत से हुआ था। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में आया है दोस्तों। इसे हमें बिल्कुल याद रखना है कि जो तत्कालीन मध्य भारत है, तत्कालीन मध्य भारत को आप अगर खारिज करें और इसमें देखें कि ये हमारा जो है पूर्वी बंगाल बन गया। और ये पूर्वी बंगाल से सीधे क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। विभाजन के बाद
यह क्षेत्र चूंकि पाकिस्तान में चला गया दोस्तों, तो इसलिए बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान सभा के लिए निर्वाचित किए गए थे। ये पहले कहाँ से निर्वाचित किए गए थे? ये पहले पूर्वी जो है बंगाल से थे, लेकिन जब इसका विभाजन हो गया, वो पूर्वी पाकिस्तान बन गया, तो ये जो है चले आए पूना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, ये पूना चले आए, फिर पूना से इनका जो है दोस्तों निर्वाचन हुआ था। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, अंबेडकर जी ने, या BN राव जी ने? तो किसने किया था ये आपको बताना है दोस्तों। ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं किसने किया है। तो आप देखें कि संविधान सभा के समक्ष संविधान की जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया? तो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया है। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और नेहरू जी इस सभा में जो है संविधान की प्रस्तावना उन्होंने प्रस्तुत की। उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में आप देखें कि भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना भी की गई, जिसमें सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। ये डेट आपसे पूछ ली जाती है, तो 22 जनवरी आपको याद रखना है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने ये जो प्रस्तावना जो है नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था, इसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। ये सही सुमेलित है, आपको बिल्कुल इसको याद कर लेना है कि जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे वह HC मुखर्जी जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, आप बिल्कुल देखें, ऑप्शन C है, ये सही सुमेलित है दोस्तों। C ऑप्शन जो इसका है। राजस्थान की जो रियासतें हैं दोस्तों, इन रियासतों का प्रतिनिधित्व जो है करने वाले संविधान सभा के सदस्य BT कृष्णामाचारी थे, और जो संघ संविधान समिति थी संविधान सभा में, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कई बार आपकी परीक्षा में आया है, इसको आप आवश्यक रूप से याद रखें दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये सत्य कथन है, इसको बिल्कुल आपको सत्य मानना है कि भारत में जो लोकतंत्रात्मक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही कथन है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, जी हाँ बिल्कुल है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, बिल्कुल है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सभी कथन सही हैं, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की परिकल्पना की गई है। और जबकि भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाने की भावना संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत निहित है, इसलिए ये सभी कथन जो दिए गए हैं ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। इसको आपको याद रखना है कि भारत एक जो है तांत्रिक गणराज्य है, हमारे यहाँ प्रभुसत्ता संपन्न है, हमारे यहाँ जो लोकतांत्रात्मक समाज है, और समाज जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहता है। हम देखते हैं कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है। क्या भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का संकुल है? ऑप्शन C राज्यों का परिसंघ, या D राज्यों का संघ। तो संविधान की जो पहला अनुच्छेद है, जो फर्स्ट अनुच्छेद है, ये फर्स्ट अनुच्छेद ये कहता है भाई कि ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा D सही हो जाएगा, कि हमारा जो भारत का संविधान है ये क्या है, तो राज्यों का संघ है। ये भाग 1 में आप देखें कि अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अब आपको इसको भी याद कर लेना है कि भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन D, कहीं बाहर नहीं, इसी संविधान से आपको पढ़ाया जा रहा है। और भारत के ऐसे राज्य क्षेत्रों में क्या एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्यों के राज्य क्षेत्र, और तीसरा अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए सम्मिलित होंगे। मतलब ये जो हमारा भारत का जो संघ होगा, इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये भारत के राज्य क्षेत्र में पहला
राज्यों के राज्य क्षेत्र, जितने भी हमारे राज्य हैं वो सभी राज्य क्षेत्र आएंगे, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आएंगे। और ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, जैसे मान लीजिए जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है ये हमको मिलता है, तो ये क्षेत्र भी हमारे इसी में आएंगे। ये राज्यों का हमारा संघ है। अगला प्रश्न है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराज्यपाल, ऑप्शन सी गृह मंत्री, या डी प्रशासक द्वारा। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि जो हमारे इंडिया है, हमारे इंडिया में जो राज्यों में संघ है राष्ट्रपति द्वारा होता है। अनुच्छेद 239 आपको बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट रख लें इसका, कि इसके अनुसार संसद जो है विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है, और उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जो व्यवस्था है वो राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है। ये ऑप्शन इसका ऐसा ही है कि जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है इनका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होता है। अब ये हम याद कर चुके हैं। हम देखते हैं दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि 14 राज्य, 6 संघ राज्य हुए हमारे यहाँ। स्वतंत्रता के पश्चात आप देखें कि नए राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग, जो उनकी अध्यक्षता में, फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित हुआ, और इस आयोग के सदस्य पूछे जाते हैं तो के.एम. पणिक्कर को बताएंगे आप, और एच.एन. कुंजरू ये जो थे इसके सदस्य थे। और आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दोस्तों, वो रिपोर्ट 1955 में आयोग ने प्रस्तुत की। अब राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार उन्होंने बताया। किसने बताया? फजल अली आयोग ने बताया कि भाई राज्यों को चाहे तो नंबर 1 भाषाई या सांस्कृतिक एक रूपता के आधार पर भी बांटा जा सकता है। फजल अली आयोग का बांटने की बात कर रहा है कि भाई बांटोगे कैसे? पुनर्गठन आयोग का मतलब यही है। ठीक है दोस्तों, देश की एकता और अखंडता के आधार पर इनको आप डिवाइड कर लीजिए। मतलब भारत के राज्यों को बांटना था, पुनर्गठन करना था। तीसरा था वित्तीय जो है वो प्रशासनिक एक रूपता के आधार पर इनको डिवाइड कर लीजिए। और चौथा था कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, और जिसके बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। 1 नवंबर 1956 की तारीख को याद रखना है। इस समय हमारे पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आगे ये स्थापना का बिल्कुल सही क्रम है, बिल्कुल यही क्रम पूछ लिया जाता है आपसे। तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना हुई। मेघालय की स्थापना होती है 21 जनवरी 1972 को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। और जो सिक्किम की स्थापना होती है दोस्तों, इसमें जो सिक्किम की स्थापना होती है ये 16 मई तारीख बहुत अच्छी है 1975 वाली। बिल्कुल ये मोदी जी से जुड़ी हुई तारीख है, आपको याद आ गया होगा। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, तो नागालैंड 1963 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश 1987 में। ये राज्यों का सही स्थापना क्रम है। आगे देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? क्या भाग 2, भाग 3, भाग 4 या 5? तो हम सभी बिल्कुल संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि भाग 2 में जो है नागरिकता से संबंधित है। और संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए स्मार्ट स्टडी क्लासेस को बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब करें, और आज ही अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें दोस्तों। यूपी लेखपाल में बहुत सारी भर्तियां आ चुकी हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। आप लेखपाल के अतिरिक्त भी आप जो है एनएचएम वाली वैकेंसी भी देख सकते हैं। तो ढेर सारे विज्ञापन आ गए हैं, कई हजारों जो है भर्तियां निकली हुई हैं। बस आप एकदम तैयारी से जुड़ जाइए, और अब की बार आपकी परीक्षा पार करिए। स्मार्ट स्टडी क्लासेस से जुड़िए और सभी प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण। निम्न में से किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है? कि भारत में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो जो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जबकि हमारे भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। अब दोहरी नागरिकता से मतलब ये है कि आप सेंटर के भी
ऐसी नागरिकता अलग होगी, ठीक है दोस्तों, और स्टेट की नागरिकता अलग होगी, यही है दोहरी नागरिकता। ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? 1 में है, 2 में है, 3 में है या 4 में है? तो जिसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही है दोस्तों। आगे देखते हैं, बिल्कुल सही सुमेलित है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का वर्णन है, 16 में अवसर की समानता है, 17 में अस्पृश्यता का अंत। क्योंकि अस्पृश्यता का अंत इसलिए था कि चूंकि उस समय जो समाज हमारा था वो बिल्कुल बहुत भेदभाव करता था, इसीलिए आप देखें कि कुआं आदि पर जो जाने के लिए बाकायदे मौलिक अधिकारों में लिखना पड़ा अम्बेडकर जी को। तो यही वो अस्पृश्यता है जिससे परेशान थे, इसलिए सबसे पहले इसको अम्बेडकर जी ने मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 17 में मतलब स्टार्टिंग में ही मौलिक अधिकार जोड़े गए, नहीं तो मौलिक अधिकार तो बिल्कुल अंत में जुड़ते। अब देखें, अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का, तो जितने राजा महाराजा उपाधि पाए थे भैया सब लोग भारत के सामान्य नागरिक हैं, किसी को कोई उपाधि की जरूरत नहीं है। आप देखें, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19, 17, 24 या 23। तो जो अनुच्छेद दोस्तों इसमें ऑप्शन में देखें कि जो 24 होता है, यह ये कहता है कि इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, ये जो खान माइंस, कोयला माइंस वगैरह खाने होते हैं, ये सब अन्य किसी जोखिम भरे कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा। और 2 जून 2017 को बाल श्रम निषेध विनियम संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार इनके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया, जबकि 14 से 18 साल के किशोर जो है खतरनाक व्यवसायों के इनके नियोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। तो आप अनुच्छेद 24 जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये मूल अधिकारों के अंतर्गत हमारे जो 14 वर्ष से कम आयु के बालक हैं उनको बिल्कुल किसी भी कारखाना, खानों, माइंस आदि या जोखिम भरे कार्य में जाने से प्रतिबंधित किया गया, इसको आप नहीं बेच सकते। जबकि जो 14 से 18 साल के किशोर हैं ये खतरनाक व्यवसायों पर इनका नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? तो कौन निलंबित करता है? तो राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधि मंत्री या प्रधानमंत्री। जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये राष्ट्रपति द्वारा होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को 2 प्रकार से निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध, बाह्य आक्रमण के कारण भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र पर आपातकाल प्रभावी हो, अनुच्छेद 19 में उल्लिखित मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और आप देखें कि अनुच्छेद 359 में प्रेसिडेंट को यह पावर है कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 जीवन जीने की आजादी को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इसको आप याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है? क्या ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से या संयुक्त राज्य अमेरिका से? तो आप इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। तो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन, इसमें से सही ऑप्शन क्या है? तो भारतीय संविधान में देखें कि जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इसको हमें नहीं भूलना है दोस्तों। हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं? तो जिसका सही आंसर है कल्याणकारी राज्य आखिर में क्यों चाहिए, इसका उद्देश्य क्या है? तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित किया जा सके, यही है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य दोस्तों। आगे देखते हैं, समान नागरिक संहिता ये कहाँ पे लागू है भी? आप बताएं इसको दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता ये जम्मू कश्मीर में लागू है, नागालैंड में लागू है, मिजोरम में लागू है या गोवा में लागू है? तो आप देखें दोस्तों इसको कि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपने सभी दोस्तों में वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि ये जो है बिल्कुल ऐसे एग्जाम व्यू ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सीधे आपके एग्जाम में इंटर हो रहे हैं। और इसका लाभ अगर आपने वीडियो देखा है तो 100% मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रश्नों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है, गुणवत्तापूर्ण प्रश्न आपको स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे दिखाए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है
कि ये सीधे एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे और आपने अगर चैनल को देखा है तो बिल्कुल आपको भरोसा हो चुका है। आप देखें समान नागरिक संहिता किस राज्य में है, कि गोवा में भैया लागू है। इसको आपको याद रखना है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। और आज का दोस्तों जो हमारा आखिरी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। हमारे संविधान में क्या अनुच्छेद 32 ये प्रावधान करते हैं, 40 करता है, 48 या 78। तो स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपको बिल्कुल इसका आंसर बता रहा है और इसका सही आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 40। ये जो है क्या करता है कि राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है कि भैया आप जो है इसका नीति बनाते समय ये नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है कि आप पंचायतों के गठन संबंधी भी कार्रवाई करें। आप हमारे चैनल पे यूपी लेखपाल की बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस जरूर देख रहे हैं और नहीं देख रहे हैं तो आप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप बिल्कुल जाएं टेलीग्राम में और स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 आप लिखें, आपको टेलीग्राम पे ये चैनल मिलेगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे दोस्तों। सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में उपलब्ध हैं, टेलीग्राम से आप सीधे पीडीएफ प्राप्त करें। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं संविधान के अगले वीडियो में। और साथ ही अगर आपने हमारे कंप्यूटर की क्लासेस को नहीं देखा है, आपने हमारे हिंदी प्रैक्टिस सेट ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप टारगेट 2022 आपने भी बना लिया है दोस्तों, तो आइए हमारे साथ। हमारे यहाँ एनटीए नेट की तैयारी कराई जा रही है, एनटीए जेआरएफ। आप देखें ये आपके लिए बिल्कुल 2022 में आपको हिंदी पेपर 2 की तैयारी आपकी कराई जाएगी। आप बिल्कुल चैनल से जुड़ें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।